नमस्कार दोस्तों, ओपन डायलॉग में आपका स्वागत है। आज हमारे प्रोग्राम कॉमन ग्राउंड्स में हम बात करेंगे एक आम नागरिक जो कि अपने पैसे को वृद्धि करने के लिए निवेश करना चाहता है शेयर्स में, स्टॉक मार्केट में। इस चर्चा पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री अतुल वर्मा जी। अतुल जी का थोड़ा सा मैं संक्षिप्त में परिचय कराना चाहूँगा। अतुल जी आईआईटी रुड़की से बीटेक किया, आईआईटी दिल्ली से एमटेक किया और फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में करीब 25 साल का अनुभव लेके, जिसमें देश विदेश और बहुत जानी मानी कंपनियां इंडिया की, यूएस की, इन्होंने काम किया है। और इतना सब करने के बाद पिछले 2-3 साल से अतुल जी, मतलब इन्होंने पहले 15-20 साल करीब अपनी हॉबी के तौर पे इसको किया, शेयर मार्केट में निवेश, और अब ये पूरी तरीके से अपना निवेश में एज अ इन्वेस्टर काम करते हैं। अतुल जी के पास फाइनेंशियल प्लानर का सर्टिफिकेशन है सेबी से। तो अतुल जी नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और हेलो। सभी दर्शकों, आज जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो 15 अगस्त है, तो आप सब लोगों को बहुत बहुत हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जी आपको भी। जी अतुल जी, आपको भी। और इससे पहले कि हम अपनी बातों का सिलसिला शुरू करते हैं अतुल जी के साथ, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हम यहाँ किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई रिकमेंडेशन या सुझाव नहीं देंगे। आपका निवेश आपका मेहनत की कमाई का है। पूरी जांच पड़ताल और खुद की एनालिसिस से आप उसमें निवेश करिए। हम कोई कंपनी स्पेसिफिक नाम लेने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन बातों में अगर कोई इस तरह से आपको नाम निकलता है तो आप उसे उदाहरण के तौर पे लें और हमारी रिकमेंडेशन ना समझें। अतुल जी, स्वागत है आपका। ओके, थैंक यू। या है, इट्स नाइस कि मैं इस टॉक पे आपके साथ हूँ। और जी आज मैं भी आई वुड लाइक कि कुछ पॉइंट्स जो मैंने ओवर द इयर्स आई हैव लर्न, मतलब देखिए ऐसा होता है इन्वेस्टमेंट में। अतुल मेरा जी, ये उससे मानना पहले है। 2 लाइन में मैं बस आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपका इतना बड़ा अनुभव है आईटी इंडस्ट्री में, 25-26 साल आपने आईटी इंडस्ट्री में बिताए टॉप नॉच कंपनीज के साथ। अचानक से क्या हुआ कि आप एकदम से अपना बिल्कुल 100% आप स्टॉक मार्केट की तरफ रुझान हो गया? एक्चुअली मेरा ये इंटरेस्ट जो था पिछले मतलब यू कैन से इट्स फ्रॉम ईयर 2000 से है करीब। तो जी 20 साल हो चुके हैं मेरे को इस चीज में। एंड आई ऑलवेज वांटेड टू टेक दिस अप एज एक्टिविटी। एंड मैंने ये डिस्कवर किया कि कोई भी काम आधे मन से नहीं होता है। जी किसी भी काम को अगर ठीक से आपको करना हो तो फुल टाइम के साथ, डिवोशन के साथ ही अगर हो, तभी उस काम में अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो मैं पिछले बहुत सालों से ये सोच रहा था कि अपनी मतलब उस एक्टिविटी को पूरा मतलब आई ड्रॉप सॉफ्टवेयर एक्टिविटी को, और इस एक्टिविटी को फुल टाइम स्टार्ट करना चाहता था। बट जी अनफॉर्चुनेटली मेरी फैमिली में, मेरे फ्रेंड्स में बहुत से लोगों ने मेरे को व्हेन यू आस्क कि शुड डरा आई दिया। डू दिस, वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, अभी जॉब को भी अपने चलने दो, इसको पार्ट टाइम में रखो। तो पार्ट टाइम में वो बात आती नहीं है। जी और मैंने इक्विटी के अलावा मेरा जो मेजर एक्टिविटी है वो आजकल इक्विटी ऑप्शंस में है जी for the last 10-12 years. और इक्विटी, सो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर एंड इक्विटी ऑप्शंस, जिससे कि मतलब आई हैव दिस एक्साइटमेंट इन लाइफ, लर्निंग एंड बहुत सारी एक्टिविटीज इस फील्ड में एक्चुअल होने से ही आती हैं। मतलब यू कैन नॉट लर्न थिंग्स ऑन बुक एंड पेपर एंड से कि अब मैं सीख गया हूं। तो वो जब हो गया तो पिछले 3-4 सालों में आई फेल्ट कि अब अगर मैंने अब नहीं चेंज किया तो लाइफ में वो टाइम फिर निकल जाएगा कि मैं ये इस चीज को फुल टाइम लूं। तो फिर मतलब हर आई व्यक्ति मेड। की लाइफ में एक थ्रेशोल्ड पॉइंट होता है जिसके आगे आपको डिसाइड करना होता है ये या वो।
हाँ, करेक्ट करेक्ट। तो एट दैट एज देन आई फेल्ट कि नहीं, अब अगर मैंने अब नहीं किया तो फिर मैं फिर नहीं कर पाऊंगा इसको। तो मैंने फिर वो देन आई मेड द डिसीजन कि ऑल्दो आई हैव स्पेंट अ मेजर चंक ऑफ माय लाइफ इन दीज एक्टिविटीज, उसको छोड़ के आई हैव नाउ स्टार्टेड एंड इक्विटी ऑप्शन इज माय माय एवरीडे पैशन। ओके, तो अतुल जी, जैसे आप पूरी तरह स्टॉक मार्केट उसमें हैं, तो जब बहुत पुराने तरीके के इन्वेस्टमेंट होते थे, एफडी, आरडीपी, किसान विकास पत्र और ये सब, इसमें कुछ जूस बचा है आज की डेट में? मतलब कंपेयरिंग विद रिस्क एंड द अमाउंट ऑफ रिटर्न दैट यू गेट। अब आजकल क्या हुआ है, फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स एक मेजर चीज जो हुई है, इंटरेस्ट रेट्स हो गए हैं काफी कम। जो जी। पहले इंटरेस्ट रेट्स हर चीज में मिलते थे 9%, 10%, 11% पीपीएफ पे, एफडी पे, वो सब अब 9, 10, 11 से कम होके 5, 6, 7 पे आ गए हैं। तो हम्म। अब मेन प्रॉब्लम जो आ रही है वो इन्वेस्टर्स को ये कि इन्फ्लेशन का रेट तो वही है 6%, 7%, बढ़ भी रहा है लेकिन मेरे ख्याल से इन्फ्लेशन। तो आपका रियल रेट ऑफ रिटर्न जो है, जो कि पहले मानो 11 था और इन्फ्लेशन था मानो 7, तो 11 माइनस 7 करीब 4% का रियल रेट ऑफ जो आपका रिटर्न था, वो अब घट के 1% ही रह गया करीब, या उससे भी कम होता चला जा रहा है। ओके। तो अब ये जो ये फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट जिनका आपने अभी नाम लिया, ये फिक्स्ड डिपॉजिट और पीपीएफ और पीएफ और आरडी एंड सो, इनमें सब में फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स में अब इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। रीजन यही है कि द रेट ऑफ रिटर्न ऑफर्ड इज वेरी वेरी लो नाउ। ओके, ठीक है। तो एक बात और है, आप इन्वेस्टर हैं, आप हाँ समझते हैं चीजों की निटिग्रिटीज को, लेकिन हाँ एक आम आदमी जो बाहर बैठा है, जो इसे शौक के तौर पे कर रहा है, कहीं ना कहीं दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में, जहन में व्यक्ति के एक चीज होती है, यार स्टॉक मार्केट इज अ क्विक एंड इजी वे टू मिंट मनी। मैं आज पैसे लगाऊंगा, कल मेरा दुगना हो जाएगा। वो हाँ हाँ। मेंटेलिटी के संग आदमी घुसता है, और उस केस में हम देखते हैं लोग अपने हाथ जला बैठते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो आप क्या सलाह देंगे ऐसे में? मेरी सलाह जो कि बहुत स्ट्रांगली की, जो पीपल हु ट्रेड एवरी डे, डे ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग में अक्रॉस द वर्ल्ड इफ यू लुक एट द स्टैटिस्टिक्स, तो हम्म। 100 में से करीब 90 लोग दे लूज मनी रेगुलरली, और बाकी के 10% लोग हु आर स्मार्ट, वो इन 90 लोगों का लाइक द मनी विच दे हैव लॉस्ट इज टेकन बाय दीज 10 पीपल। इट इज अ जीरो सम गेम। डे ट्रेडिंग इज अ जीरो सम गेम। अगर एक आदमी 100 रुपए का उसको गेन होता है, तो किसी को 100 रुपए का लॉस होना लाजमी है, राइट? तो जी। ये लोग इतने इंटेलिजेंट स्मार्ट लोग हैं कि डे ट्रेडिंग में इट इज वेरी वेरी, अनलेस यू आर रियली गुड एंड यू फॉल इन दोज 10%, चांसेस आर कि आपको लॉसेस ही होंगे। डे ट्रेडिंग में जीतना आसान नहीं है। ओके, तो आप कुछ सजेस्ट करते हैं कि क्या पहले किया जाए अपने अपना हार्ड अर्न मनी निवेश करने से पहले? कोई हाँ, स्टडी तो इस तरह से? करेक्ट करेक्ट। तो उसमें आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है या आपके पास टाइम बहुत कम होता है दिन में, तो इस एक्टिविटी में ना आए तो अच्छा है। द रीजन इज कि इस डे ट्रेडिंग में इतने ज्यादा मशीन्स, कंप्यूटर्स, ऑर्गेनाइजेशंस हु स्पेशलाइज इन दिस, वो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं कि कोई भी नया आदमी जिसको एक्सपीरियंस या टाइम जिसके पास कम है, वो उनके साथ compete नहीं कर सकता। तो आपको वहां पे मतलब ट्राई टू फाइट वेयर यू कैन विन, राइट? तो आदमी को ढूंढना चाहिए कहां पे आपका नीश है, कहां पे आप जीत सकते हैं। और जीतने के लिए या अच्छे रिटर्न के लिए आपको इन्वेस्टर ही बनना पड़ेगा। और इन्वेस्टर के फॉर्म में भी अब आपके पास दो चॉइसेस होती हैं। एक चॉइस तो ये होती है कि आप खुद आए, यू आइडेंटिफाई कौन सी कंपनी अच्छी है, उसका शेयर ले लें, राइट? दूसरा ऑप्शन आपके पास फिर क्या होता है कि या तो आप वो करने के बजाय आप म्यूचुअल फंड की तरफ जाएं। म्यूचुअल फंड जो कि आपके बिहाफ पे शेयर्स लेगा। आप अगर मानो खुद अगर शेयर
अगर आपने लिए तो 1 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे। वेयर एज मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड्स किसी भी जो उनके इन्वेस्टमेंट का जो फंड होता है, उनकी इन्वेस्टमेंट कम से कम 20-30 शेयर्स में कम से कम होती है, राइट? सो डाइवर्सिफिकेशन वहां पे ऑटोमेटिकली आएगी आपके लिए। तो अगेन, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है या कम टाइम है, तो इवन इन्वेस्टमेंट में भी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में इट इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट टू बाय, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू सेल एट द राइट टाइम, राइट? तो उस एक्टिविटी के लिए किसी या तो आप इसमें इन्वॉल्व हो अपना फुल टाइम, या द अदर वेरी गुड अल्टरनेटिव फॉर यू इज टू गो फॉर म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स आपके बिहाफ पे दे विल ट्रेड, and we will be talking about some of the advantages of the mutual funds if you want. श्योर, मैं इस पे आने वाला था कि म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न ज्यादा होता है या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में रिटर्न ज्यादा होता है अपना? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में यह है कि अगर आपने कुछ शेयर चूज किए जो आपके लिहाज से अच्छे हैं और वो अच्छे नहीं निकले, तो आपने अगर मान लो 5 लिए और 5 में से 2 कंपनियां बैठ गई जिसके के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो आपको काफी लॉसेस हो जाएंगे। मतलब तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप मतलब फायदा कम हो, दैट इज ओके, बट लॉसेस नहीं होने चाहिए, राइट? तो अनलेस यू आर सो गुड देन यू आइडेंटिफाइड कि ये 5 कंपनियां तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छी हैं, एंड म्यूचुअल फंड में लूंगा तो हो सकता है वो दे माइट इन्वेस्ट इन 50 फर्म्स और उसका रिटर्न कम हो सकता है क्योंकि दैट रिटर्न इज नॉट स्प्रेड अक्रॉस 50 फर्म्स, राइट? बट वो उन लोगों ने एक सिस्टम से कुछ ढूंढ के निकाली है, चांसेस आर कि दे विल हैव अ डिसेंट एवरेज गुड रिटर्न। वेयर एज आपने अगर 5 छांट के निकाली, हो सकता है बहुत अच्छा रिटर्न आ जाए जो कि म्यूचुअल फंड से भी ज्यादा हो अगर आप बहुत आपकी लक अच्छी हो, अदरवाइज देयर इज अ वेरी गुड चांस कि आपको लॉसेस भी हो सकते हैं। ओके, तो म्यूचुअल फंड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? म्यूचुअल फंड में देखिए ऐसा है, म्यूचुअल फंड भी अगर हम देखें, देयर इज अ ह्यूज वैरायटी ऑफ म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल इन द मार्केट। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड्स में मैं पहले लेट मी टॉक अबाउट अ फ्यू ऑफ द एडवांटेजेस। ओके, म्यूचुअल फंड का एक मेजर एडवांटेज जो कि इंडिया में है, वो ये है कि इंडिया में आपने अगर एक म्यूचुअल फंड बाय किया, अब आपके बिहाफ पर म्यूचुअल फंड इज डूइंग बाय एंड सेल एवरी डे, ठीक है? लेकिन आपके ऊपर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं आती है, म्यूचुअल फंड के ऊपर भी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं आती है जब तक कि आप उस म्यूचुअल फंड को बेचे ना। तो आपने अगर एक अच्छा म्यूचुअल फंड आज लिया और 10 साल तक उसको रखा अगर आपने, और 10 साल के बाद आपने उसको बेचा, तो 10 साल में अब आपको जो उसके एनएवी की उस पे जो आपको जो लॉन्ग टर्म में आएगा जो है उसमें गेन, उस गेन पे ही आपको टैक्सेस होंगे। हर साल जो म्यूचुअल फंड ने बाइंग एंड सेलिंग आपके बिहाफ पे करी, उस पे आपको टैक्सेस नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन म्यूचुअल फंड जिस प्रक्रिया से गुजरता है उनको तो टैक्सेस देने पड़ते होंगे, और वो टैक्सेस अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हमसे वसूलते होंगे। नहीं नहीं नहीं, म्यूचुअल फंड्स आर नॉट लायबल टू टैक्सेस। दे से कि हम तो इन्वेस्टर के बिहाफ पे वी आर डूइंग द बाइंग एंड द सेलिंग। और ये इंडिया के टैक्स लॉज बहुत अच्छे कह लीजिए आप, वो ऐसे हैं, वो कहते हैं हाँ ठीक है कि इन्वेस्टर जिस दिन बेचेगा उस दिन टैक्सेस देगा। अब जैसे यूएसए में क्या होता है, साल के एंड में म्यूचुअल फंड्स जो भी उनके लॉन्ग टर्म गेन या शॉर्ट टर्म गेन्स होते हैं उसके लिहाज से वो कुछ वो दे सेंड सम कैश टू यू एट द एंड ऑफ द ईयर। तो अगर आपने यूएसए में कुछ म्यूचुअल फंड बाय किए हो तो वो साल के एंड में दे ट्रांसफर दी लॉन्ग टर्म गेन एंड द शॉर्ट टर्म गेन टू योर अकाउंट, जिसके बेसिस पे फिर आपको टैक्सेस देने पड़ते हैं। ओके, ऐसा इंडिया में नहीं होता। इंडिया में वो वही कहते हैं जिस दिन आप बेचेंगे उस दिन आपकी लायबिलिटी आएगी, और वो भी सिर्फ उसके डिफरेंस पे आएगी बस। तो दिस इज अ मेजर एडवांटेज कि यही चीज अगर आपने खुद करी होती म्यूचुअल फंड के बजाय, अगर वही शेयर बाय एंड सेल आपने खुद किए होते, तो हर साल आपने लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म गेन टैक्सेस पे किए होते। तो टैक्स फ्री ग्रोथ हो रही है आपकी 10 साल तक, 5 साल तक, जब तक आपने म्यूचुअल फंड होल्ड किया हुआ है विदाउट पेइंग एनी टैक्सेस, और टैक्सेस एंड में आपको देने पड़ेंगे। सो दैट्स अ
मेजर एडवांटेज विच यू हैव इन इंडिया। इसके अलावा यहाँ पे ऐसा होता है कि a few of the funds are identified for tax में, कि अगर आपने उनमें इन्वेस्ट किया तो जो पैसा आपने उनमें उस साल इन्वेस्ट किया है वो आपकी इनकम से एक्सक्लूड हो जाता है 1.5 लाख रुपए तक, सेक्शन 83 में, राइट। सो दैट इज अगेन अ मेजर एडवांटेज कि आपने 1.5 लाख रुपए अगर उसमें इन्वेस्ट किया तो नॉर्मली 1.5 लाख के ऊपर आपका अगर 50,000 का टैक्स लायबिलिटी आती थी वो अब नहीं आएगी। तो आपने अगर 1.5 लाख रुपए उसमें इन्वेस्ट किया, आपने एक्चुअली उसमें 1 लाख रुपया ही इन्वेस्ट किया है, 50,000 तो आपको वैसे भी बच गए टैक्स में आपके। हाँ, अच्छा, इसके अलावा अनलाइक दी शेयर इन्वेस्टमेंट जगह अगर आपने खुद किया होता तो वो भी आपको रेगुलर उस पर टाइम देना पड़ता, आपको एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ती, वो सब आपको म्यूचुअल फंड में जरूरत नहीं है। आइडेंटिफाइंग अ गुड म्यूचुअल फंड इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट एक्टिविटी। There are many sites available. If you want, I can give you the names of a few of the sites जहां पे आप जाकर थोड़ी सी इंटेलिजेंस के साथ साथ खुद ही यू कैन आइडेंटिफाई कौन से म्यूचुअल फंड अच्छे हैं जिन्होंने दे हैव डन वेल इन लास्ट 5 इयर्स या एंड सो ऑन। एंड इन जनरल जिस म्यूचुअल फंड ने पास्ट में अच्छा किया है वो नॉर्मली आगे भी डिसेंटली अच्छा ही दे विल डू। सो आपको खुद उसमें बहुत टाइम देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उसके अलावा आप अगर खुद इफ यू इन्वेस्ट योरसेल्फ यू विल बी इन्वेस्टिंग इन 2 3 4 5 फर्म्स। म्यूचुअल फंड आपके बिहाफ पे दे इन्वेस्ट इन 50 फर्म्स। सो डाइवर्सिफिकेशन ऑटोमेटिकली आपकी इन्वेस्टमेंट में आ जाती है अगर आपने म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट किया हुआ है। सो देयर आर मेनी एडवांटेजेस। तो म्यूचुअल फंड में सिर्फ उस आदमी को नहीं जाना चाहिए जो कि खुद एक्सपर्ट हो, खुद जिसके पास टाइम हो, उसको ही फिर शेयर इन्वेस्टमेंट में आना चाहिए खुद इंडिविजुअली। असल में अतुल जी, जब एडवर्टीजमेंट आता है म्यूचुअल फंड का, इतनी तेजी से वो लोग डिस्क्लेमर बोल जाते हैं कि आम आदमी तो वो डिस्क्लेमर सुन के ही घबरा जाता है कि भाई है क्या ये, रिस्क और जोखिम। बस रिस्क और जोखिम ही समझ में आता है और कुछ समझ में नहीं आता, बाकी सब सर के ऊपर से निकल जाता है। तो हाँ, वो भी आदमी सोचता है यार है क्या ये, लोग खुद से बोल रहे हैं और इतना मतलब कहीं मेरा पैसा चला ना जाए। नहीं तो म्यूचुअल फंड्स I would strongly recommend for a major chunk of the people. And if you want, I can talk in brief about the types of the mutual funds. You want श्योर me to do that? या ठीक है। म्यूचुअल फंड्स में अब ये कि देयर आर फंड्स व्हिच हैव टू आइडेंटिफाई कि आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट होता है कि मिड कैप में इन्वेस्ट करते हैं कि स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते कैप हैं, कि स्पेसिफिक। बड़ी फर्म्स में कि स्मॉल फर्म्स में कि मीडियम साइज इस फर्म्स में। ना इन जनरल क्या होता है, स्मॉल फर्म्स बहुत सारी होती हैं। अब जैसे इंडिया में लार्ज कैप है करीब 100 फर्म्स, वेयर स्मॉल कैप है 5,000 फर्म्स, राइट। तो स्मॉल कैप में हमेशा हाई रिस्क हाई गेन वाला खेल होता है। तो अगर आपने कोई छोटी कंपनी आइडेंटिफाई की है, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आज से कुछ सालों के बाद शायद वो कंपनी एग्जिस्ट ही ना करे। इसकी प्रोबेबिलिटी इज फेयरली हाई, राइट। क्योंकि बहुत सारी स्मॉल, जब इतनी फर्म्स होती हैं एंड दे आर ट्राइंग, तो मेनी फर्म्स दे क्लोज डाउन एवरी ईयर, जी राइट। तो ये रिस्क इसमें बहुत ज्यादा होता है। बट ऐसा होता है कि अगर स्मॉल फर्म इफ दे ग्रो वेल तो हो सकता है वो 100 रुपए का शेयर 200 का हो जाए, 500 का हो जाए, राइट। अगर वो बट देयर इज ऑलवेज अ चांस कि वो 100 रुपए का शेयर हो सकता है 20 रुपए का रह जाए, राइट। जीरो हो उसकी जाए। प्रोबेबिलिटी इज फेयरली हाई। ओके Whereas large cap में when the company is very big, तो एक हाथी जो होता है वो बहुत तेज नहीं दौड़ सकता है, लेकिन हाथी के मरने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। तो एक बड़ी फर्म, लार्ज कैप फर्म, चांसेस आर कि अगर कोई फर्म 50 इयर्स में नहीं मरी है तो अब शायद वो नहीं मरेगी, एंड दे विल डू वेल। और अल्टरनेटली यू कैन से कि अगर किसी कंपनी ने पिछले 20 साल से अच्छा किया है तो हो सकता है अगले 20 साल भी अच्छा हो। इसकी प्रोबेबिलिटी इज क्वाइट हाई। सो लार्ज कैप फर्म्स में रिस्क होता है कम एंड सर्टेनिटी ज्यादा होती है जी। लार्ज कैप में। तो आई वुड सजेस्ट कि नए लोगों को लार्ज कैप में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट, इफ दे हैव टू चूज, तो स्मॉल कैप में कम, लार्ज कैप में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट उन लोगों को लाइक
it should happen. Small cap is again high risk, high return. इसके अलावा there are mutual funds which invest in both equity and debt. मतलब ये तो वो शेयर्स की बात कर रहा हूं जो कि सिर्फ इक्विटी या शेयर्स में ही इन्वेस्ट they do based upon large, mid and small. Now there are some balanced funds, monthly income funds, dynamic funds which decide. Now especially the dynamic ones, they decide how much should be invested in equity and how much in fixed income. Equity is high risk, high gain. Debt is low risk, low gain, right? तो अब ये जो डायनेमिक फंड्स हैं, ये डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट दे डिसाइड कि अब मार्केट नीचे जा रही है कि ऊपर जा रही है. ऊपर जा रही है तो दे इंक्रीज द अमाउंट ऑफ इक्विटी, अगर नीचे जा रही है तो दे डिक्रीज द अमाउंट ऑफ इक्विटी, राइट? However, timing the market is never easy. So अगर आप मतलब अब ये कि दिस इज बेस्ड अपॉन कि लाइक द मैनेजर जो मैनेज हु इज मैनेजिंग द फंड, इफ द परसेप्शन ऑफ द मैनेजर इज कि ये या उसका कोई मतलब नॉर्मली दे हैव अ सिस्टम टू मेजर कि देखिए अब ये प्राइस टू इक्विटी कम हो गई, ज्यादा हो गई, या आरओई आरओसी कम हो गया, ज्यादा हो गया, या निफ्टी अब इससे ऊपर चला गया, एंड सो बेस्ड अपॉन दैट दे डिसाइड कि अब मार्केट नीचे जा रही है कि ऊपर जा रही है. बट ये डेफिनेटली ये कहना कि कहां जा रही है, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीवन, राइट? तो इसमें गलतियां भी होती हैं, बट डायनामिक माइट बी अ गुड चॉइस फॉर मेनी पीपल हु वांट टू टेक लोअर रिस्क. लेकिन जब मार्केट के ऊपर जाने की उम्मीद हो, उस समय they are ready to take more risk, right? So these are the funds which are suitable for them. There are some people who want to invest in a particular ratio कि 60% शेयर्स में और बाकी का इन फिक्स्ड इनकम. बहुत से लोगों का ये होता है कि मुझे बैलेंस फंड की जरूरत है और फिक्स्ड ही चाहिए. अब जो इससे पहले जो मैंने आपको बताया, डायनामिक माइट इंक्रीज एट 60 to 70 to 80, or they might reduce at 60 to 50 to 40 to 30, depending upon how they feel about the market, right? Whereas the balanced fund has a fixed ratio. 60-40 may we will maintain 65 and so on. Monthly income की जो schemes होती हैं, they normally would invest about 80% in fixed income, 20% in shares. So you have these various options available in the mutual funds to decide which mutual fund is most suitable for you. और भी हैं, बट मैं भी आपको इतना ही बता रहा हूँ. म्यूचुअल फंड्स में भी सर रेगुलर प्लान होता है और डायरेक्ट प्लान होता है. हाँ, तो क्या डिफरेंस है उसमें? डिफरेंस ये रहता है कि अभी ये डायरेक्ट प्लान हैज बीन इंट्रोड्यूस 2-3 साल से ही हुआ है ये जी. इससे पहले सिर्फ वही होता है, रेगुलर ही होते थे. तो डिफरेंस ये है कि आपने कोई म्यूचुअल फंड अगर किसी एक इंटरमीडियरी से लिया है, तो एक म्यूचुअल फंड से एक इंटरमीडियरी के थ्रू इन्वेस्टर ने लिया. अब ये जो इंटरमीडियरी जो एजेंट है, इसको हर साल ऑटोमेटिकली ही गेट्स अ कट एवरी ईयर, राइट? एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली 0.8% a year, which is substantially high, right? So the expense ratio of the mutual fund, the regular mutual fund, which have to pay the commissions of these intermediaries, उनका expense ratio होता है 2.5% के आसपास a year. Whereas अगर आपने सीधे जाके म्यूचुअल फंड से लिया, वही वाला म्यूचुअल फंड, तो म्यूचुअल फंड का नाम तो वही रहेगा, नाम के आखिरी में एक डायरेक्ट शब्द ऐड हो जाता है. उससे क्या होता है कि ये आपने सीधे म्यूचुअल फंड से लिया है, इस वाले में एक इंटरमीडियरी बीच में नहीं है, तो उसको हर साल कट नहीं मिलेगा और वो 0.8% आपकी इनकम में ऐड होता जाएगा. तो उस वाले म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस जो है वो 2.5 के बजाय 1.6 के आसपास होगा, राइट? तो इसमें ग्रोथ ज्यादा आएगी. एंड सो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि अगर आपको वो उस इंटरमीडियरी की बहुत जरूरत ना हो
बहुत जरूरत से मेरा मतलब है बार बार उसको कंसल्ट करके या उसको भेज के उसकी सर्विस की जरूरत ना हो, तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स ही आपको लेने चाहिए। इसमें क्या होगा कि आपको एक दफा म्यूचुअल फंड वाले की ऑफिस में जाना पड़ेगा ओके। बस। लेकिन वो एक बार का आपका बार बार के आपके पैसे बचाएगा। हर साल आपके पैसे आपके से, मतलब यू आर सेइंग 0.8% एवरी ईयर फॉर द ड्यूरेशन व्हाइल यू आर होल्डिंग द म्यूचुअल फंड। अगर आपने 20 साल तक वो म्यूचुअल फंड रखा तो उसको 0.8% ऑफ द टोटल फंड हर साल मिलेगा एज कमीशन। वो ऑब्वियसली आपकी जेब से ही जाएगा। जी। अतुल जी, एक बार बताइए, अभी कोरोना काल चल रहा है, और जब ये पैंडेमिक शुरू हुआ था तो मार्केट निफ्टी गिरना शुरू हुआ था, हम्म। और कुछ लोगों ने तो ऐसा भी कह दिया था कि भैया ये तो 2-3 हजार पे आके रुकेगा अब सीधा। हाँ लेकिन 7600 लेवल के आसपास आके वापस बाउंस बैक कर गया, और अब हाँ। निफ्टी करीब 11,000 ऊपर है, 11,000 लेवल के ऊपर है। हम्म। तो मतलब कैसे प्रेडिक्ट करे कोई कि भाई नीचे जाएगा, कि क्योंकि अभी चारों तरफ आदमी जब अपने देखता है तो ऑलमोस्ट हर तरीके का बिजनेस इम्पेक्टेड है। हर तरीके के बिजनेस में सेल्स कम हुई हैं, कंज्यूमर्स नहीं है, लोग जो शॉपिंग करते थे बाहर नहीं जा रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा कोई शॉपिंग नहीं कर रहा है। सो एवरीवन इज लिविंग काइंड ऑफ अ मिनिमलिस्ट लाइफ। तो बिल्कुल सही इस कह रहे हैं आप। केस में आप कैसे प्रेडिक्ट करेंगे कि भाई 7,600 से 2,000 नहीं जाके वो उल्टा 11,000 चला गया? किस बेसिस पे जाता है, और क्या इंडिकेटर्स रहते हैं ऐसे में? देखिए ऐसा है कि नॉर्मली अभी जो बात आपने कही कि नॉर्मली इकोनॉमी जिस तरफ एक्सपेक्टेड है कि जाएगी, कि मतलब इम्प्रूवमेंट होगी, तो हम्म। उस इम्प्रूवमेंट के बेसिस पर ही स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है। मतलब स्टॉक मार्केट इन द लॉन्ग रन इज डिपेंडेंट ऑन हाउ मच द कंपनी अर्न्स। तो जितनी उनकी सेल होगी, जितनी उनकी अर्निंग होगी, उसी से रिलेटेड उसका शेयर की प्राइस भी होती है, राइट। नाउ अब ये फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स जो हुआ है उसमें एक तो ये हुआ है कि लोगों को एक्सपेक्टेशन है कि ये वायरस आया है और इसकी कोई वेरी सून बाय द एंड ऑफ द ईयर देयर विल बी अ मेडिसिन, वैक्सीन। वैक्सीन एंड सो ऑन। तो जी। उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत बहुत ज्यादा है। दैट इज वन। टू, क्या हुआ है कि जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि पिछले कुछ almost in a year the interest rates have come down substantially। तो जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं तो लोगों के पास जो इन्वेस्टमेंट के पैसे हैं, आपको अगर फिक्स डिपॉजिट में रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 5%, 5.5 ही अगर आप मिल रहा है, एंड द इन्फ्लेशन इज मोर देन दैट, तो आपकी इच्छा होती कि मैं कहीं ऐसा लगाऊं जहां मुझे इससे ज्यादा रिटर्न मिले। तो जी। इस तरीके के बहुत से लोग हु आर लुकिंग फॉर अ गुड रिटर्न बिकॉज की इंटरेस्ट रेट इतने कम हो गए हैं, वो वो इस तरफ आए हैं। तीसरी चीज जो बहुत सारी इकोनॉमीज में स्पेशली इन द यूएस, यूरोप, जो बूस्ट उनकी इकोनॉमीज को दिया है, उनके बैंकर्स ने इतना पैसा मार्केट में आ गया है कि वो पैसा जब ग्रेजुअली वर्ल्ड भर में स्प्रेड हो रहा है और वो इंडिया में भी आ रहा है, तो उस पैसे के आने के कारण ये मार्केट ऊपर जा रही है। तो बहुत सारे मतलब, तो यस यू आर राइट कि लोगों की एक्सपेक्टेशन ये थी कि इकोनॉमी इज नॉट डूइंग वेल, तो मार्केट को अभी और नीचे ही जाना चाहिए। कुछ तो अब ये है कि लोगों को फ्यूचर अच्छा दिख रहा है, लोगों को लग रहा है कि साल के एंड तक ये वायरस का चक्कर ठीक हो जाएगा एंड थिंग्स विल बी बैक टू नॉर्मल। तो एट वर्स्ट क्या होगा कि ये 4-6 महीने हमारे वेस्ट हो गए, राइट। तो लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि ये इस तरीके के माहौल में थिंग्स अल्टीमेटली इंप्रूव होंगी। और ये भी हो सकता है कि जब लोग 4 या 5 महीने के बाद बाहर निकलें, 6 महीने के बाद, तो और ज्यादा जोश खरोश के संग चीजों में इन्वॉल्व हों, खरीदारी करें, तो मार्केट में इकोनॉमी बूस्ट हो एकदम के। बिल्कुल बिल्कुल। सो एक्सपेक्टेशन यही है कि साल के एंड के बाद लोग बाग इन जनरल थिंग्स विल गो बैक। लोगों की जो जॉब्स हैं, इन्वेस्टमेंट, स्पेंडिंग,
वो सब धीमे धीमे नॉर्मलाइज हो जाएगी और बीच में 4-6 महीने हमारे वेस्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए मार्केट इज गोइंग बैक अप। तो अतुल जी, अभी इस फाइनेंशियल ईयर से गवर्नमेंट ने डिविडेंड को टैक्सेबल कर दिया है, जो कि पहले पास्ट में कभी नहीं रहा है इंडिया में। हाँ, तो उससे कुछ इम्पैक्ट है निवेशकों में? डिविडेंड अप टू सर्टेन अमाउंट इज फ्री, इट इज नॉट टैक्स्ड। शायद साल के 10 लाख रुपए, 5 लाख 10 लाख रुपए है वो, दैट अमाउंट इज फेयरली हाई। तो 10 जो लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना है? 10 लाख की लिमिट है, उससे ज्यादा अगर आपके पास डिविडेंड आएगा तो उस पर टैक्सेस लगेंगे। जी, ठीक है। अब आपसे एक बात मैं पूछना चाहता हूं हाँ, कि आजकल हम देख रहे हैं ऐप बेस्ड ट्रेडिंग। तो मेरा क्वेश्चन ये है, आज के संदर्भ में अगर हम देखते हैं, जो हमारे ब्रिक एंड मॉर्टर बैंक्स हैं, वो बैंक्स के भी फेल होने की खबर आती है। तो एक आम आदमी के नजरिए से एक ऐप बेस्ड ट्रेडिंग जो है, क्योंकि उनको कोई ऐसा तो है नहीं कि इस ऐप वाले का एक ऑफिस है, हम वहां जाके उसे कांटेक्ट कर लें। एक आम आदमी के लिए कितना सेफ है इस तरह की एप्स यूज करना? उनका एडवर्टीजमेंट है कि जीरो ब्रोकरेज। तो दो सवाल जहन में जो आते हैं वो ये है कि अगर उनकी जीरो ब्रोकरेज है तो उनकी कमाई कहाँ से है? कहीं वो हिडन कॉस्ट हमसे तो नहीं ले रहे, पहली बात। और दूसरी बात, वो कितनी सेफ हैं कि हम उनके थ्रू ट्रेड करें, या मतलब जो हमारी इक्विटी है वो सेफ है कि नहीं है? ऐप बेस्ड तो फिर यही नहीं कि हर किसी ने सेल फोन बेस्ड एप्लीकेशन दे हैव लॉन्च्ड जी। कि एक एप्लीकेशन आपके है कि आप wherever you are you can actually use that application to trade। नहीं, देखिए, एक किसी बैंक की ऐप है तो अलग है, बहुत से ब्रोकिंग हाउसेज हैं जो केवल ऐप बेस्ड ही हैं, उनकी वैसे हाँ बिल्कुल फिजिकल सही, एग्जिस्टेंस हाँ, सही नहीं है। है। तो उसमें MOSL, ईडलवाइज, जीरोधा, ऐसे बहुत जी सारे हैं जी जी जो जी। कि बैंक बेस्ड नहीं है, बट दे रीजनेबली सेफ। इसमें कोई आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम देयर। So are they covered by this NSE, ये SEBI and all? They बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो उसमें कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आई डोंट सी एनी, बट ये कि जो एल्गोरिथम बेस्ड जो ट्रेड्स आ रहे हैं अब आजकल, मतलब यू विल बी सरप्राइज कि 70% ऑफ द ट्रेड्स इन द मार्केट आर डन बाय कंप्यूटर्स, नॉट बाय ह्यूमन बीइंग्स। हम्म 70%, और शायद यूएसए में ये नंबर 80% के ऊपर है शायद ये नंबर, कि इतने ज्यादा ट्रेड्स कंप्यूटर सोच के निकालता है क्या चीज बाय करनी, क्या चीज सेल करनी, कब क्या करना है। इट इज नॉट डन बाय ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग्स ने कुछ एक रूल्स कंप्यूटर्स में फीड किए हुए हैं जिसके की बेसिस पे एल्गोरिथम्स ऑटोमेटिकली ट्रेड करती हैं। आपका आईटी का बैकग्राउंड है तो अल्टीमेटली हम मतलब क्या वो सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि मशीन लर्निंग और एआई ने आम इन्वेस्टर के लिए दुविधा खड़ी कर दी है। नहीं देखिए, ऐसा है कि आम इन्वेस्टर जो कि इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अगर मार्केट में आया तो उसको नहीं फर्क होता है। इसमें फर्क उन लोगों का है जो कि अभी लिया और 5 मिनट के बाद इफ दे आर गोइंग टू सेल, तो बेस्ड अपॉन दी डेटा, बेस्ड अपॉन हु इज ट्राइंग टू सेल व्हाट, बेस्ड अपॉन द प्राइसिंग एंड द वॉल्यूम्स, these computers can think faster than you and they can trade these things in 2 minutes 5 minutes much better than you। तो चांसेस आर कि अगर आप डे ट्रेडिंग में आएंगे तो आपके चांसेस ऑफ लॉसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये एक्सपर्ट लोग, कंप्यूटर लोग लगे हुए हैं, उनके साथ लड़ना आसान नहीं है। जी। अब एक आपने बीच में सेंटेंस बोला था, किस टाइम सेल कर रहे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, हाँ। तो मेरे को ये बताइए, कुछ लोगों की धारणा होती है कि मार्केट आज नहीं तो कल ऊपर जाएगा ही जाएगा। अगर हाँ, आज नुकसान हो रहा है तो थोड़े टाइम रुक जाइए और ये आपको फ्यूचर में ऊपर आ जाएगा, एट पार आ जाएगा, ये प्रॉफिट में आप निकल जाएंगे। लेकिन उसमें लॉसेस भी हो जाते हैं कई बार रखे रहने से। हाँ, उसमें आपका कोई सजेशन? बिल्कुल बिल्कुल। मैं थोड़ा इन इन जनरल मैंने 2-4 पॉइंट्स जो यहाँ पे ये रखे हैं कि वन, मेरी इन्वेस्टमेंट जो मैं खुद ओवर द इयर्स आई हैव, देखिए जैसे मैंने इससे पहले एक्सप्लेन किया था कि जब तक यू एक्चुअली डू नॉट ट्रेड योरसेल्फ, वो आपकी लर्निंग नहीं होती है। बुक्स
बुक्स देख के, आर्टिकल देख के आदमी नहीं सीखता जब तक एक्चुअली खुद पैसा इन्वेस्ट ना किया हो और योर मनी इज ऑन द लाइन, तब तक आप नहीं सीखते हैं. तो व्हाट आई हैव लर्नड ओवर द इयर्स इज कि बाय ओनली गुड लार्ज कंपनीज, stay with high quality firms where you have honest people in the management, and go for leaders in various sectors. तो मैंने अल्टीमेटली बहुत जोर लगा के आई हैव नैरोड डाउन ऑन बाइंग ओनली द लीडर्स. इसका एडवांटेज क्या होता है? छोटी कंपनी अगर इफ दे गोइंग टू इफ द शेयर प्राइस इट goes down, you are not sure कि ये वेदर ये लौट के आएगा कि नहीं आएगा. लेकिन एक बड़ी कंपनी, लेट मी टेक सम नेम्स, HDFC बैंक, ICICI बैंक, ITC, ये कंपनियां अगर नीचे जाती हैं और पिछले 20 साल में 10 दफा नीचे दे हैव गॉन, लेकिन हर दफा उठ के वापस आती हैं और ऑल टाइम हाई के फिर से ऊपर जाती हैं, बाउंस बैक. हाँ बिल्कुल, इनमें आपने बाउंस बैक हर दफा देखा है. तो इस तरीके की कंपनीज में यू आर रीजनेबली अश्योर्ड कि अगर इन कंपनियों में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो अगर शेयर मार्केट इन जनरल नीचे गई भी, अगर आपकी होल्डिंग कैपेसिटी है तो ये कंपनियां लौट के फिर वापस अपने उसी लेवल पे आएंगी और फिर से और ऊपर जाएंगी. इसके चांसेस बहुत ज्यादा है, राइट? तो इसीलिए आई हैव लिमिटेड माई सेल्फ नाउ टू ओनली बाइंग दीज वेल एस्टैब्लिश्ड गुड कंपनीज. The only disadvantage with well established good companies कि ये इनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं होती. ये आपको साल में देंगे तो 20% 30% मैक्सिमम दे के जाएंगे, और क्योंकि हर साल दे रहे हैं तो नॉर्मली करीब 20% हर साल ही देने की आपकी उम्मीद इनसे होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होती. लेकिन इनमें लॉसेस होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं. रिस्क फैक्टर आपका रिड्यूस हो जाता है. बिल्कुल. तो एक तो ये, और इसके अलावा इन जनरल मैंने ये देखा है कि आप अगर इफ यू लुक एट दी शेयर्स इन जनरल, तो साल में एक दफा एक अच्छा डिप जरूर आता है जी, जिसमें कि निफ्टी 10 to 15% हर साल एक बार जरूर नीचे जाती है. उस टाइम पे अगर आपके पास थोड़ा कैश हो तो आपको और बाइंग करनी चाहिए. बहुत से लोग क्या करते हैं उस समय दे पैनिक कर, नीचे आ गई मार्केट, अब बेचो बेचो बेचो, तो दे एंड अप. आप सही कह रहे हैं. आदमी बड़े उम्मीद के संग तो निवेश करता है, लेकिन बहुत हड़बड़ी में पैसा निकाल लेता है. हाँ, तो वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब मैं आपसे कह रहा हूं कि जो पिछले 30 साल में अगर आप ये देखो तो निफ्टी 1996 में लॉन्च हुई थी 1000 पर, और अब 11, अब है इस समय 11-12 हजार के आसपास जी. इसका मतलब करीब 11% पर ईयर का रिटर्न दिया है निफ्टी सिंपल इंडेक्स ने, करेक्ट? और ये कितनी बार नीचे गई है, लेकिन अल्टीमेटली फिर से निकल के ऊपर गई ही गई है, राइट? तो रिस्क जो होता है इक्विटी में, लोग कह रहे हैं मतलब इन जनरल देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्क अटैच्ड टू द शेयर मार्केट. The only risk attached is कि अगर आपने अच्छी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट की हुई है या इंडेक्स की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसका फिर से वापस उठने के चांसेस बेस्ड अपॉन द हिस्ट्री ये है कि भैया पिछली आप कोई सी इंडेक्स ले लो इन द वर्ल्ड, डाउ को ले लो, डाउ की हिस्ट्री तो एक साल इट स्टार्टेड इन ईयर 1900 या कुछ ऐसा 100 साल की हिस्ट्री है. तो वो भी जब बहुत दफा नीचे गई है, लेकिन हमेशा फिर उठ के वापस ऊपर जाती ही है. तो अगर आपकी होल्डिंग कैपेसिटी हो तो आपको इसमें लॉसेस होने के चांसेस करीब करीब 0 हैं. तो इक्विटी में रिस्क सिर्फ शॉर्ट टर्म है. अगर आपकी होल्डिंग साल 2 साल के लिए, तब तो रिस्क हो सकता है कि साल 2 साल में क्या होगा नोबडी नोस. लेकिन आप बोलो 5-7 साल में हमेशा प्रॉफिट देके गई है आपको निफ्टी. तो अतुल जी, यहाँ हम दर्शकों से ये कहना चाहेंगे कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ और सिर्फ वो पैसा डालें जो आपके पास एक्स्ट्रा सरप्लस है, जो आपको लगता है नियर फ्यूचर में आपकी नीड है, जरूरत पड़ सकती है. उसको ये सोच के ना लगाएं कि मैं दुगना कर लूंगा, 1 साल के अंदर निकाल लूंगा. वो फंस गया तो जरूरी नहीं है आप उसे निकाल पाए.
मतलब उसी 1-2 साल में निकाल पाए, ये बहुत जरूरी। ये आपकी बहुत होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए कि जितना पैसा आपने उसमें लगाया हुआ है आप उसको भूल सकें, साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। अगर आपकी भूलने की कैपेसिटी है, मतलब आप उस पर डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए कि नहीं ये नहीं अब तो मार्केट। एक तो ये, और दूसरा लोग बाग एक जो होता है कि दे इन्वेस्ट ऑन लोन, कि लोन पे पैसे लेके इन्वेस्ट कर देते हैं, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मार्जिन पे भी लेते हैं कुछ लोग। हाँ, मार्जिन, ये बिल्कुल, आपका अगर अपना पैसा है और आपके शेयर्स में इन्वेस्टेड है तो आप उसको सिर्फ, एंड यू नो कि मैंने अच्छी कंपनीज में ही इन्वेस्ट किया हुआ है, तो इट इज ओनली अ मैटर ऑफ होल्डिंग ऑन। एंड इन जनरल दिस होल्डिंग ऑन इज नेवर मोर देन अ ईयर। अगर आप हिस्ट्री को देखें तो करीब आपकी अगर साल भर होल्डिंग कैपेसिटी है तो इट इज एनफ। तो बट आपकी कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए कि वो पैसा हो ये कि जिसको कि आप जबरदस्ती नीचे लेवल पे ना बेचें, ये नहीं होना चाहिए। दैट इज द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू। बोलिए। सब कुछ होने के बावजूद कोई भी इन्वेस्टर कितना भी अच्छा हो, वो गलतियां जरूर उससे होती हैं। यू विल मेक अ डिसीजन एंड अल्टीमेटली यू विल डिस्कवर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स कि ये शेयर मैंने सही नहीं लिया, ये ऊपर नहीं जा रहा, ये तो नीचे ही जा रहा है। जी। अपने अपने में ह्यूमिलिटी होनी चाहिए कि ये एक्सेप्ट आदमी ये कर ले कि मेरे से भी गलती होती है। और लर्न फ्रॉम योर ओन जितना जल्दी मिस्टेक्स। जितना जल्दी आपने एक्सेप्ट किया उतना ही कम लॉस होगा आपको उसमें। तो जो शेयर आपके लिहाज से ठीक ना चल रहा हो उसको जल्दी से जल्दी बेचें, ये बहुत जरूरी है। अपनी गलती माननी बहुत जरूरी है, हर किसी से गलती होती है, तो ये एक एस्पेक्ट बहुत जरूरी है। बिल्कुल अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीखें। ये भी एक सबक हमें अतुल जी से मिला है। अतुल जी, बहुत इंटरेस्टिंग बातें हुई आपसे, और मेरे को लगता है कि आपका ज्ञान हमें भविष्य में भी लेना पड़ेगा, उसका लाभ। तो हम आपको आगे भी तंग करते रहेंगे। मंजूर एब्सोल्युटली है? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, बढ़िया है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और कोरोना टाइम में मैं सब लोगों से यही कहूंगा कि सेफ रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, और अपनी मेहनत की कमाई उसको सोच समझ कर पूरी जांच पड़ताल करके निवेश करें। उसका भी अपनी तरीके से ही ख्याल रखें। आप लोग हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, @open dialogue_। हमको मेल कर सकते हैं opendialogue2020@gmail.com। और इस तरह की टॉक शो में बात करने के लिए अगर आप चाहते हैं तो आप हमें जरूर संपर्क करें। हम किसी भी सामाजिक, आर्थिक, या कोई भी ऐसा विषय जो एक आम आदमी को टच करता हो उस पे बात करने के लिए, ये कोई सुझाव हो, हम लोग ओपन हैं उसके लिए। कृपया राजनीतिक टॉपिक ना लाएं। इसी के साथ इजाजत लेंगे। अतुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय भारत, जय हिंद। थैंक यू।